नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम की श्रृंखला के साथ एक बार फिर से उपस्थित हूं। हम लोगों ने मृच्छकटिकम में जिन जिन विषयों पर परिचर्चा की है वे विषय हैं इनका काल, इनके लेखक, इनके कर्ता और इनसे संबद्ध जो भी कोई समस्याएं रही हैं और संभावनाएं बनाई जा सकती है। आज जो अपना मूल विषय है वो समग्रता के साथ मृच्छकटिकम की जो रचना कह सकते हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो रचना विधान है, पूरे के पूरे मृच्छकटिकम को हम किस प्रकार से उनमें किन किन तत्वों के माध्यम से इस नाटक का विस्तार हुआ है उसको जानने की कोशिश करेंगे। रचना विधान की यदि बात करें तो उसको दो भागों में हम रखते हैं, एक अदृश्य रचना विधान या दृश्य रचना विधान। इसी को हम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कहें, और अगर अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करें तो हम इसको कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तात्पर्य यह हुआ कि जो पूरा का पूरा यह रूपक साहित्य है मृच्छकटिकम, इस साहित्य में किन किन चीजों का किस प्रकार से उपयोग लिया गया है। तो हमें कई सारी सूचनाएं जो कि डायरेक्ट पढ़ने से या देखने से मिलती है, और कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जो कि संबद्ध विषयों से हम एक संदर्भ के आधार पर, अनुमान के आधार पर ज्ञात करते हैं। तदनुसार सामान्य रूप से जितने भी नाटक हैं उन नाट्य काव्यों का आप देखते हैं कि प्रारंभ जो होता है वो नांदी आदि से होता है। लेकिन संस्कृत नाट्य परंपरा में एक शब्द आता है पूर्वरंग, जिसे पूर्व रंग में, बल्कि यूं कहें कि नाटक से भी पूर्व, यानी नाटक के प्रारंभ होने से पूर्व मंच पर आकर के जो सहायक गण होते हैं, सहायक गण से तात्पर्य है खास करके जो संगीत, वाद्य आदि की व्यवस्था करने वाले आते हैं, वो आकर के अपने अपने वाद्य यंत्रों को उसमें अनुरूप बनाते हैं, नाटक के अनुकूल उनके तार, उनकी ध्वनि, उनके समग्र व्यवस्था को करते हैं, अरेंज करते हैं। तो ये पूर्व रंग है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि रंग से पूर्व की स्थिति, अर्थात नाटक मंचन प्रारंभ होने से पहले जो जो कार्य होते हैं, जिसमें कि नेपथ्य विधान आदि सबकी चर्चा हो जाती है कि नेपथ्य के सारे कार्य हो गए कि नहीं। इसीलिए आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में सूत्रधार का डायलॉग पढ़ा होगा, जब वो नटी को बुलाता है सूत्रधार और कहता है कि यदि नेपथ्य विधानम अवस्थितम तावत इत आगम्यताम, कि अगर नाटक के सारे जो नेपथ्य के सारे कार्य हो गए हों, सारी व्यवस्था हो गई हो, तो जरा अपनी बातों पर, जरा मेरी बात पर सुनना, गौर करना, मेरी आ जाओ, यहां मंच पर आ जाओ। तो इस तरह से पूर्व रंग होता है। और यद्यपि पूर्व रंग की प्रत्यक्ष सूचना नहीं होती मंच पर, जैसे कि आगे अभी चर्चा करेंगे, नांदी आदि की प्रत्यक्ष सूचना होती है, हम देखते हैं कि यह नांदी है, और तदनुसार नांदी से पूर्व जो है ये पूर्व रंग, यह नाटकीय निर्देश में प्रायशः नहीं बतलाया जाता है। प्रायशः कह रहे हैं, कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता कि पूर्व राग के अनंतर। इसके बाद जब पूर्व रंग हो जाता है तो पूर्व रंग के बाद नांदी विधान है। अगर आप लोगों ने वाक्य पढ़ा हो, सुना हो कि नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार, कि नांदी की समाप्ति के बाद सूत्रधार मंच पर आता है। प्रायशः भास के नाटकों में हम ऐसा पाते हैं। और यहाँ जो संस्कृत जो मृच्छकटिकम है, उस मृच्छकटिकम में भी यही व्यवस्था हम पाएंगे, आगे देखेंगे। तो इसमें हम सामान्य रूप से मंगलाचरण कहते हैं, इंग्लिश में जिसे बेनिडिक्शन कहते हैं, और नाटकीय संदर्भ में उसे नांदी कहते हैं। देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। अगर हम महाकाव्य में पढ़ते हैं तो उसे मंगलाचरण कहते हैं, और यही अगर हम नाटक में ले लेते हैं तो इसे नांदी कहते हैं। और हम आप सभी जानते हैं, नांदी हो अथवा मंगलाचरण हो, इनका एक प्रयोजन होता है, इसका एक उद्देश्य होता है। और वह उद्देश्य भी क्या होता है, वह प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं होता है, वह अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें कि नाटक के समस्त चरित्र, समस्त पात्र और जो रंगमंच है, रंगमंच पर किए जाने वाले जो नाटकीय मंचन है, उनकी निर्विघ्न समाप्ति जो है,
इसकी कामना की जाती है मंगलाचरण में। और साथ ही जो प्रत्यक्ष रूप से जो बैठे हुए हॉल में, ऑडिटोरियम में, रंगशाला में जो सामाजिक होते हैं, ऑडियंस होते हैं, उनके भी शुभ की कामना की जाती है। और आप लोगों ने हर जगह पर देखा होगा, पातु शब्द होता है, वांतु शब्द होता है, ऐसे शब्दों के माध्यम से रक्षा करें, बचाएं। अवतु होता है हमारी रक्षा करें, ऐसे रूप में प्रयोग होता है। और अगर आप कालिदास के की जो अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी देखते हैं तो उसमें भी है प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः, अवतु वहां पर भी शब्द है, यानी रक्षा करें। और ये रक्षा सबकी है। यहाँ यद्यपि हम इसका संबंध जोड़ देते हैं कि केवल नाटक और रंगमंच से या नाटक की निर्विघ्न समाप्ति से, नहीं, मैं इसकी एक समग्रता में व्याख्या लेता हूं कि मानो कि कवि इसके माध्यम से न केवल अपने शुभ की कामना करता है, बल्कि इतर जो भी अपने से जो इतर लोग होते हैं, चाहे वो नाटक के पात्र हों, जो अभिनेता होते हैं, सामाजिक होते हैं, और इसके साथ ही जो अन्यत्र भी लोग बैठे होते हैं, उन सब के मंगल की कामना की जाती है। नाटक में जैसा कि प्रारंभ से ही मैंने बताया कि रूपक साहित्य में इस प्रकार के मंगलाचरण को नांदी कहते हैं। और नांदी अनिवार्य होती है। अब अनिवार्यता क्या है, यह कहीं लिखित नहीं है, क्योंकि जो खास करके अगर हम नांदी और मंगलाचरण के संदर्भ में देखें तो कालिदास और भारवी इन दोनों कवियों ने प्रत्यक्षतः मंगलाचरण नहीं किया है अपने कुछ काव्यों में। अगर आप किरातार्जुनीयम को देखते हैं तो वहां पे श्रियः कुरुनाम अधिपस्य आदि के माध्यम से डायरेक्ट अपनी कथानक में प्रवेश कर जाते हैं, कथा में प्रवेश कर जाते हैं। कालांतर में टिप्पणी के माध्यम से श्री शब्द मात्र से मंगलाचरण का विधान किया जाता है, लेकिन जो इंटेंशन ऑफ पोएट है दैट इज नॉट देयर टू परफॉर्म एनी बेनिडिक्शन। सिमिलरली हम जब देखते हैं मेघदूतम, तो मेघदूतम में भी बातें हैं महाकवि कालिदास ने, या कुमार संभवम में भी महाकवि कालिदास ने प्रत्यक्ष मंगलाचरण नहीं किया है। वो सांकेतिक मंगलाचरण है। टीकाकार, टिप्पणीकार या अपने मन को एक पूरी तरह से आश्वस्त करने के लिए हम उसे मंगलाचरण मान लेते हैं। तो इसी प्रकार नांदी की अनिवार्यता क्या है, इससे ऊपर विशेष विमर्श नहीं है। लेकिन चूंकि प्रायशः सारे रूपक साहित्य में, नाट्य साहित्य में, प्रकरण साहित्य हो, मैं रूपक बार बार कह रहा हूं इसलिए कि रूपक की सारी विधाएं उसमें समाविष्ट हो जाती है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और पूरे के पूरे जो रूपक साहित्य है उसमें सारे में प्रायशः हमें नांदी दिखाई देती है। इसीलिए एक परंपरा चल पड़ी। कालांतर में हमने वहां से एक नोट ले लिया कि नांदी अनिवार्य है। और ये नांदी होती क्या है, तो कहते हैं आशीर वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनाम तस्मान नांदीति संगीता। यानी क्या है, आशीर वचन से संयुक्त, जिसमें देवता हो या ब्राह्मण हो या राजा हो, उसमें उनकी स्तुति की जाती है, उनकी मंगल कामना की जाती है। मृच्छकटिकम के संदर्भ में भी देखेंगे तो मृच्छकटिकम में भी आप पाएंगे कि दो नांदी है। पर्यंक ग्रंथि बंध द्विगुणित आदि करके पहली नांदी है, और दूसरी नांदी जो प्रायशः अनुष्टुप छंद आदि में है, पातु वो नीलकंठस्य कंठः आदि करके यह वाक्य हमें प्राप्त होता है। वहां पर भी देखेंगे कि पातु शब्द है जहां पर रक्षा करें। मित्रों, इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहां पर भी नांदी कितने पद्यों में होनी चाहिए या नांदी एक ही पद्य में होनी चाहिए, इसका भी कोई निर्देश नहीं है, क्योंकि हम अपने परवर्ती कतिपय साहित्य में एक से ज्यादा नांदी पाते हैं। जिस प्रकार मृच्छकटिकम में हम दो नांदी पाते हैं, उसी प्रकार मुद्रा राक्षसम में भी आप लोगों ने धन्या के यम सिताते शिरसी वाला जो पहला है, और दूसरा जिसमें कि शंकर के जो दुख नृत्य वाला जो है, नटराज रूप जो शंकर का नृत्य है, उसके माध्यम से नांदी की गई है। मृच्छकटिकम में ये दो नांदी है, पर्यंक ग्रंथि बंध द्विगुणित आदि बड़ा पद्य है, और दूसरा पातु वो नीलकंठस्य कंठ है। और इस प्रकार से हम इसी के आधार पर एक यह भी अर्थ लेते हैं कि जो कोई भी करता रहे होंगे। मृच्छकटिकम के विश्लेषण तो कई प्रकार से किया है। सामान्य परंपरा शूद्रक को मानती है कर्ता के रूप में। हमने इससे भिन्न एक संभावना उपस्थित की है कि कदाचित यह शूद्रक कोई और नहीं, दंडी हो सकता है। तो इस रूप में हम ये कहें कि जो भी करता है वो शैव हैं, भगवान शिव के उपासक हैं, और उन्हीं की उपासना के माध्यम से वे अपने
काव्य को आगे बढ़ाते हैं। और एक प्रकार से हम प्रायशः संस्कृत के नाटकों में जो देखते हैं वो शिव की ही जो अधिकता है, जहां पर की नांदी मिलती है, चाहे वो कालिदास हो, तीनों नाटकों में शिव की है। आप मुद्रा राक्षसम देख लें, वहां पर भी शिव की ही स्तुति है। कालांतर में बाद में भी आप देखेंगे, मेरे ख्याल से उत्तर रामचरितम में भी आप पाएंगे, तो वहां पर भी एक तरह से शिव की ओर संकेत है। अस्तु, जो इस प्रकार से हम देखते हैं और इसी आधार पर एक निष्कर्ष लेते हैं कि अमुक ग्रंथ के कवि किस धर्म के अवलंबी थे, तो इस रूप में मृच्छकटिकम के कर्ता शैव स्थापित होते हैं। प्रायशः परीक्षा में यह पूछा भी जाता है कि यह जो नांदी है, इस नांदी में क्या है, इसको कौन सी नांदी कहें। नांदी के भी कई सारे भेद होते हैं। आप लोगों ने वस्तु निर्देशात्मक आदि नाम सुना होगा। जो मृच्छकटिकम की नांदी है वह पत्रावली नांदी है, और यह अष्टपदी नांदी है, 8 पदों वाली नांदी है। इसकी भी चर्चा इसकी परीक्षा में कई बार, जैसे आने वाले दिनों में भी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा या पूरे भारतवर्ष में जो बीए में और एमए में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जो परीक्षा होगी, तो कदाचित संभावना है कि वहां पर यह प्रश्न पूछे जाएं कि मृच्छकटिकम में जो नांदी है वो कौन सी नांदी है। तो वहां पर या तो पत्रावली कहेंगे या अष्टपदी कहेंगे। पत्रावली नांदी के देखे क्या लक्षण होते हैं कि यस्याम बीजस्य विन्यासो ह्यभिधेयस्य वस्तुनः श्लेषेण वा समासोक्त्या नांदी पत्रावली तीसा। अर्थात जिसमें कि जो अभिधेय वस्तु है या बीज का जो विन्यास है वह श्लेष या समासोक्ति के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किए जाए, वह नांदी पत्रावली नांदी कही जाती है। सामान्य रूप से जो यह नांदी होती है, यह नांदी नहीं, मैं अब समग्रता में बात कर रहा हूं, केवल पत्रावली नांदी की ही बात नहीं कर रहा। पत्रावली नांदी तो एक भेद मात्र है, लेकिन जब हम समग्र नांदी की चर्चा करते हैं तो ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना जाता है कि नांदी सूत्रधार के द्वारा अनुष्ठित होता है। लेकिन कहीं कहीं हम पाते हैं कि नहीं, सूत्रधार के द्वारा अनुष्ठित नहीं होता, बल्कि नांदी होने के पश्चात हम पाते हैं कि सूत्रधार का प्रवेश होता है। जैसे उदाहरण के लिए महाकवि भास अपने नाटकों में क्लियर है, नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः, यानी नांदी हो जाने के बाद सूत्रधार जो है, जो मैनेजर है, जो डायरेक्टर ऑफ द प्ले है, वो मंच पर आता है। यहां पर भी हम देखते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो ये नांदी होती है, इस नांदी के बाद स्थापक जो आता है वो मंच पर आता है। अमूमन सामान्य रूप से आप पाएंगे कि सूत्रधार मंच पर प्रवेश करता है। कई कई जगह पर स्थापक आता है, और यह आकर दोनों करते क्या हैं, या तो वह सूत्रधार हो या स्थापक हो। तो उनकी भूमिका क्या होती है, उनका कार्य क्या होता है, वे क्यों आते हैं मंच पर, क्योंकि वो मूल चरित्र है नहीं नाटक का। उनके रहने ना रहने से नाटक के कथानक के विस्तार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। फिर सूत्रधार क्या है? तो सूत्रधार क्या है, वस्तुतः अपने इस नाटक के विषय में परिचय देते हैं, जिसमें कवि का परिचय होता है, कृति का परिचय होता है, अर्थात प्रकरण का या नाटक का परिचय होगा। महाकवि कालिदास में बार बार इसलिए कहता हूं, अभिज्ञान शाकुंतलम का उल्लेख देता हूं, उदाहरण देता हूं कि सामान्यतया ये ग्रंथ जो है आप सभी लोग पढ़े होते हैं। मृच्छकटिकम के साथ सबका संबंध बहुत कम रहता है, इसलिए उनकी पंक्तियों को नहीं दोहराते। लेकिन जैसे अगर आप कालिदास में देखेंगे कि अद्य खलु कालिदास विरचितेन नवेन नाटक अभिज्ञान शाकुंतल नाम ध्येयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यमस्माभिः, तो अब देखिए क्या आ गया, दोनों बातें आ गई कि कालिदासेन, कालिदास के द्वारा जो लिखा गया है, नवेन अभिज्ञान शाकुंतल नाम ध्येयेन, अभिज्ञान शाकुंतलम नाम वाला। तो इस तरह से स्थापक हो या सूत्रधार हो, वह मंच पर आकर के कवि और कृति का परिचय देते हैं, कवि और काव्य का, ग्रंथ का, नाटक का परिचय देते हैं। यहां पर हम देखते हैं मृच्छकटिकम के संदर्भ में सूत्रधार मंच पर आता है, और तदनुसार सूत्रधार आकर के अपने कवि और कृति का परिचय देता है। इसके साथ ही ये केवल परिचय मात्र नहीं है, बल्कि अपने संवाद के माध्यम से, अपने संवाद शैली में, अपने उसी कहानी या अपने हाव भाव के विस्तार से वह सामाजिक और नाटक के जो पात्र है उनको जोड़ते हैं, और नाटक के किसी एक सद्य पात्र को मंच पर प्रवेश करवाते हैं।
आपने देखा, आपने पढ़ा होगा पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें कि सूत्रधार और नटी के बीच बात होती है, नटी नृत्य करती है, सूत्रधार उसे नटी में खो जाता है उनके नृत्य में, फिर नटी उसको आकर के सूत्रधार को स्मरण दिलाती है कि आज तो आपको नाटक कालिदास का प्रस्तुत करना था। तब वो कहते हैं कि अरे रे हाँ मैं भूल गया। तो इसके माध्यम से, जो विस्मरण के माध्यम से कथानक का जो मूल विषय है उसकी ओर संकेत देता है, और साथ ही वो अपने पद्यों के माध्यम से वो उपमा आदि का प्रयोग करते हुए कि ये देखो कि किस तरह साक्षात शिव की तरह राजा दुष्यंत इसी ओर चले आ रहे हैं, जब हिरण से खींचा हुआ इसी ओर चला आ रहा है। और ये कहते हुए सूत्रधार और नटी जो है वो एग्जिट ले लेते हैं, और उसके बाद जो मुख्य चरित्र है दुष्यंत वह मंच पर प्रवेश करता है। इसी प्रकार मुद्रा राक्षसम में भी आपने देखा होगा कि मुद्रा राक्षसम में नट और नटी, सूत्रधार और नटी के बीच में चर्चा होती है, और सूत्रधार वहां जब घर पहुंचता है तो देखता है कि घर में बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़े भोजन का आयोजन किया जा रहा है। सूत्रधार जब अपनी पत्नी नटी से पूछता है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं, लेकिन आपने घर में इतना विशाल आयोजन किया है, आखिर बात क्या है? तो वे कहते हैं कि आपको मालूम नहीं कि आज चंद्र का ग्रहण लगने वाला है। और जैसे ही यह शब्द होता है कि चंद्र का ग्रहण लगने वाला है, कि पीछे से आवाज आती है, इस चंद्र के ग्रहण शब्द मात्र से एक जो चरित्र है नाटक का, मुख्य चरित्र चाणक्य, उनको मंच पर लाने का प्रयास है। और पीछे से नेपथ्य से आवाज आती है, आह कयेश मयि स्थिते चंद्रगुप्तम अभिभवितुम इच्छति, कि कौन है मेरे रहते हुए जो चंद्र पर आक्रमण करेगा, चंद्र का ग्रहण लगाएगा। दूसरे शब्दों में कालिदास ने बड़ी चतुराई से वहां पर अभिभव शब्द का प्रयोग करते हुए और चंद्रगुप्त मौर्य से एसोसिएट कर दिया, जो नाम सुनते ही चाणक्य जो है वो उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद मंच पर प्रवेश होता है। मृच्छकटिकम में भी ऐसा ही कुछ है। मृच्छकटिकम में यह है कि मृच्छकटिकम में सूत्रधार घर आता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार पूरी की पूरी संरचना है, और वो संरचना है कि सूत्रधार घर पहुंचता है तो नटी वहां पर विविध प्रकार के भोजन आदि का आयोजन किए हुए हैं। क्यों? तो उन्होंने अपने पति के लिए उपासना की है, उपवास रखा है। और हमारे यहाँ सांस्कृतिक परंपरा है कि यदि उपवास रखा जाए तो उस उपवास का जो पारण होता है, अर्थात उस उपवास की जो पूर्णता होती है, वो ब्राह्मण भोजन कराने के अनंतर होता है। क्षमा करेंगे, ये मैं थ्रो नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं संस्कृति में जो बातें देखी जाती है वो आपके सामने रख रहा हूं कि ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। तो उसी में नटी कहती है कि किसी ब्राह्मण को बुलाइए, किसी अच्छे को बुलाइए। तो वो आता है तो देखता है कि कहीं से वो मैत्रेय जो विदूषक है मृच्छकटिकम का, मैत्रेय, तो मैत्रेय जो है ब्राह्मण है, वो उसको बुलाता है। जो वहां पर कि ब्राह्मण वो मना करता है कि भाई नहीं, मुझे और कोई काम है, मैं नहीं आज भोजन करूंगा, ये करूंगा। फिर कई सारी बातें होती है और मैत्रेय का प्रवेश इसी सूत्रधार और नटी के संवाद के माध्यम से डायरेक्ट कहानी जो है वो नाटक से जुड़ती है। फिर मैत्रेय आता है और उसके बाद चारुदत्त आदि इसका कन्वर्सेशन शुरू होते 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 पूरे के पूरे 10 अंकों वाला यह मृच्छकटिकम जो प्रकरण है वह समाप्त होता है। इसके बाद अब एक चीजें और आती है कि वस्तुतः ये जो समग्र प्रस्तावना है, इसको प्रस्तावना कहते हैं। अभी आगे इसकी चर्चा आएगी, इसीलिए मैंने प्रस्तावना के ऊपर में लंबी व्याख्या नहीं दी है। कि भारतीय वृत्ति का आश्रय, एक और चीज आती है, बार बार पूछा जाता है कि मृच्छकटिकम की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सी वृत्ति है, कैशिकी वृत्ति है या भारतीय वृत्ति है या कौन सी वृत्ति है? तो सूचनार्थ यहां पर मैं संकेत दे रहा हूं कि इसमें भारतीय वृत्ति है। इस भारतीय वृत्ति का आश्रय लेकर के नाट्यकर्ता ने अपनी सारी काव्यार्थ की सूचना प्रस्तुत की है। काव्य, कवि और के कथानक की ओर संकेत देते हुए सूचना प्रस्तुत की है। और भारतीय वृत्ति होती कहां है? तो उसका सामान्य अर्थ है नट का वह वाग व्यापार जो प्रायशः संस्कृत में होता है। अर्थात प्रस्तावना में जो नट नटी आदि का जो संवाद होता है उसमें, या जो संवाद के माध्यम से जो बातें होती है उसके माध्यम से, उसमें जहां संस्कृत को आश्रय लिया जाता है वहां भारतीय वृत्ति होती है। अस्तु, ये जो भारतीय वृत्ति हैं इनके 4 अंग माने गए। एक अंग है प्ररोचना, दूसरा अंग है वीथि, तीसरा है प्रहसन और चौथा है आमुख्य। अब यहां जो प्ररोचना है ये क्या होती है? प्ररोचना वस्तुतः वह है जहां पर कवि काव्य की प्रशंसा के द्वारा सामाजिकों को आकृष्ट करता है। अर्थात
अद्य खलु विक्रमोर्वशीय नामधेयेन नवेन नाटकेन आदि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह करके जब सामाजिकों का ध्यान खींचा जाता है कि अब आपके सामने प्रस्तुत है महाकवि मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम नाम का प्रकरण, और प्ररोचना में आप पाएंगे कि सूत्रधार निर्देश देता है कि ये तत्कवि किल शूद्रको नृपः। तो कवि जो है वो काव्य और जो लेखक है, जो करता है, उनकी प्रशंसा करता है, और जहां पर इस तरह से प्रशंसा होती है उसको प्ररोचना कहते हैं। प्रायशः जो पीएचडी आदि करते हैं उनको भी आप पाते होंगे कि ग्रंथ के आरंभ में प्ररोचना शब्द प्रयोग करते हैं, जहां पर अपने मित्रों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने अभिभावकों के प्रति वे सम्मान अभिव्यक्त करते हैं, तो उसकी टाइटल लगा देते हैं प्ररोचना। तो इस प्रकार से यह प्ररोचना एक विषय बनता है। इसी में जो 4 अंग है भारतीय वृत्ति का, इसमें चतुर्थ अंग है आमुख। इसी आमुख को प्रस्तावना कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रस्तावना कहें या आमुख कहें, बात एक ही है, लेकिन कालांतर में प्रस्तावना शब्द ही चल पड़ा, क्योंकि आप पाएंगे सर्वत्र प्रस्तावना। अगर आपने शुद्ध बाणभट्ट का शुकनासोपदेश पढ़ा होगा तो वहां पर भी बाणभट्ट प्रयोग करते हैं प्रस्तावना कपट नाटकस्य, यानी कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना होती है यह लक्ष्मी। अर्थात जिस प्रकार प्रस्तावना के माध्यम से नाटक की हर विषय वस्तु की ओर संकेत दे दिया जाता है, उसी प्रकार मानो लक्ष्मी जहां रहती है वहां पर कपट का संकेत प्राप्त हो जाता है। मेरा मूल लक्ष्य है वहां पर भी प्रस्तावना शब्द के माध्यम से आप लोगों को आकृष्ट करना। तो प्रस्तावना शब्द जो है इसके माध्यम से क्या, इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है, सूत्रधार हो, नटी हो, पारिपार्श्विक हो, विदूषक हो आदि, इनके मध्य वार्तालाप होता है, और जो अभिनय वस्तु है अर्थात जिस वस्तु का अभिनय किया जाना है उसकी ओर संकेत दिया जाता है। नायक के विषय में बताया जाता, अन्य पात्रों के प्रवेश की सूचना दी जाती है, जिसकी चर्चा भी हमने पीछे की है कि किस तरह से दुष्यंत मंच पर आता है, या भी जो मृच्छकटिकम में मैत्रेय किस प्रकार से आएगा, तो इसी प्रकार सूत्रधार से, नठी से। अब ये सूत्रधार क्या होता है इसको भी हम लोग जान लें कि सामान्य इसकी व्याख्या की जाती है सूत्रम धारयतीति सूत्रधार, अर्थात जो सूत्र को पकड़े। अब सूत्र से तात्पर्य क्या है कि पूरे नाटक की, जिसको कहते हैं बागडोर, या नाटक का जो प्रबंधन है, जो अपने हाथ में लेकर के चले, जिसके निर्देश पे नाटक की सारी व्यवस्था की जाती हो, वह सूत्रधार कहलाता है। और सूत्रधार की पत्नी नटी होती है, सूत्रधार का सहायक पारिपार्श्वक होता है। और याद हो, अगर किसी ने पढ़ा हो कि महाकवि कालिदास के द्वारा जो लिखा गया नाटक विक्रमोर्वशीयम है, उसमें नटी नहीं है, उसमें पारिपार्श्विक है, और उसका नाम है मारिश, और सूत्रधार मंच पर आकर के कहता है मारिश इतस्तावत। तो इस तरह से मारिश जो है पारिपार्श्विक के रूप में है। तो आपके सामने प्रस्तावना की बातें की, और कभी कभी यदा कदा विदूषक भी प्राप्त होते हैं मित्रों। और हालांकि ये एक मेरी दृष्टि में जो क्लासिकल एरा के जो नाटक है प्रायशः उसमें हमने विदूषक नहीं देखा है प्रस्तावना में, लेकिन लक्षण आदि में आते हैं, किसी अन्य ग्रंथ में हो या किसी अन्य नाटक पे हो जिसपे कि मेरा ध्यान न गया हो, लेकिन संकेत में यह मिलता है कि यदा कदा विदूषक को भी उस प्रस्तावना के अंतर्गत समाहित किया जाता है। और इन्हीं दोनों के कन्वर्सेशन से आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में देखा, सूत्रधार भूल जाता है, आपने ग्रीष्म ऋतु आदि के माध्यम से पूरे नाटक की जो समग्रता है उसकी ओर संकेत प्राप्त किया है। इसी प्रकार मृच्छकटिकम में भी सूत्रधार और नटी के माध्यम से पूरे मृच्छकटिकम की समग्रता की ओर हमें संकेत प्राप्त होता है। मित्रों, अभी तक की यह परिचर्चा मैं यहीं खत्म करता हूं। आप इसे सुने और इसमें कोई बात लगे, कोई अच्छी बात आए तो उस पर भी उसकी भी सूचना दें हमें, और यदि कोई प्रश्न बनता हो, कोई विरोध होता हो तो उस पर टिप्पणी आपकी अपेक्षित है। आप लोग सुने, आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।